हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डागुर्स ऐप पर। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन और हम अपना जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और उसमें जंतुओं के वर्गीकरण के आधार का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। और उसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जंतुओं के वर्गीकरण के आधार में, एक आधार जो है कि जंतुओं को प्रोटोस्टोम्स एवं ड्यूटेरोस्टोम्स में बांटा जाता है। अब यहाँ पर हमको यही समझना है कि ये प्रोटोस्टोम्स क्या है और ड्यूटेरोस्टोम्स क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमें इन डायग्राम को समझने से पहले थोड़ी सी बेसिक बात फिर से हमें करनी है। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि यदि मान लिया निषेचन होता है, एक है शुक्राणु और दूसरा है अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु का यदि निषेचन होता है तो उससे बनता है युग्मनज। तो ये है एक युग्मनज, जायगोट, और इसके पास कितनी कोशिका होती है? एक कोशिका का यह है। अब इसमें विदलन प्रारंभ होता है, क्लीवेज प्रारंभ होता है और विदलन से एक कोशिका से बनती है दो कोशिकाएं और फिर दो से बनेंगी चार कोशिकाएं और चार कोशिकाओं के बाद 8 कोशिका की अवस्था आएगी। यहां पर बन जाएंगी 8 सेल्स। तो ये जो 8 कोशिका वाली अवस्था होती है यह ठोस होती है और बॉल नुमा होती है, बॉल समान, और इस अवस्था को हम बोलते हैं मोरूला। इसके बाद पुनः विभाजन होता है तो 16 कोशिकाओं की अवस्था बनती है, 16 कोशिका की अवस्था, और यह भी ठोस बॉलनुमा है। और यह भी कैसी रहेगी? इस अवस्था को भी क्या बोलते हैं हम? इसे भी कहते हैं मोरूला। तो मोरूला अवस्था 8 कोशिका अवस्था में भी है और 16 कोशिका अवस्था में भी रहेगी मोरूला। ये जो मोरूला है इसमें जब फिर से विभाजन होता है तो फिर एक 16 कोशिकाओं, तो फिर एक 32 कोशिकाओं वाली अवस्था बनती है, 32 सेल्स वाली अवस्था बनती है। और ये 32 कोशिकाओं की जो अवस्था है यह खोखली होती है, यह एक खोखली अवस्था है और इस अवस्था तो इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। तो 32 कोशिकाओं वाली खोखली, 32 कोशिकाओं वाली खोखली बॉलनुमा संरचना जो अंदर से खोखली है, इसे कहा जाता है ब्लास्टुला। अब ये जो ब्लास्टुला होता है इसमें पुनः विभाजन होता है और ब्लास्टुला से निर्माण होता है गैस्ट्रुला का। ब्लास्टुला से क्या बनता है? गैस्ट्रुला। लेकिन ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने का जब प्रारंभ होता है उस समय पर, जैसे यहाँ से क्रॉस सेक्शन करके देखा हुआ है, तो ब्लास्टुला की कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो वह भीतर की ओर इस प्रकार से गतियां करती है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गुब्बारा होता है, मान लिया एक गुब्बारा है और इस गुब्बारे में हम अपने हाथ की उंगली से यदि इस गुब्बारे के ऊपर दबाव लगाएंगे तो ये गुब्बारा हमारी हाथ की उंगली से इस तरह से हो जाएगा, हमारी उंगली यहां तक यहां पर प्रवेश कर जाएगी। तो इस प्रकार से ही, तो गोल है, गोल संरचना में नीचे से हम दबाव लगा रहे हैं, ठीक ऐसे ही संरचना यहां पर होती है। यहां पर क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं हैं ये इस प्रकार से गतियां करने लगती हैं और भीतर की तरफ एक गुहा का निर्माण होने लगता है। तो ब्लास्टुला में से ये कोशिकाएं भीतर की तरफ गतियां करेंगी और विभाजन इसमें लगातार होगा और यहां पर ये एक गुहा की नुमा संरचना भीतर की तरफ बनने लगती है। उसका एक मुख होगा, अंदर की तरफ गुहा होगी। तो ये जो संरचना बन गई है, जिसका यहां पर ये मुख नजर आ रहा है, भीतर की तरफ गुहा है, इस संरचना में ये जो मुख है, इस मुख को कहा जाता है ब्लास्टोपोर। इस मुख को कहा जाता है ब्लास्टोपोर। ये जो ब्लास्टोपोर है, जैसे ये वृद्धि भीतर की तरफ अंतर्वृद्धि हुई है, भीतर की तरफ गुहा बनी है, ये जो गुहा बनेगी ये गुहा का नाम दिया जाता है, जब विकसित हो जाती है इसको बोला जाता है आर्केंटेरॉन अथवा एंटेरॉन। आर्केंटेरॉन अथवा इसको कहा जाता है एंटेरॉन। और ये गुहा आगे विकसित होकर बाद में इस गुहा की दूसरी तरफ से जो ओपनिंग खुलती है वहां पर फिर निर्माण होगा किसका? एनस का या गुदा का। तो हम देखते हैं एक तरफ तो वो जो ब्लास्टोपोर का छिद्र था, ब्लास्टोपोर का जो मुख था, वहां पर निर्माण होगा मुख का, दूसरी तरफ निर्मित होगी एनस या गुदा। अब यहां पर प्रश्न ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोस्टोम्स का, ड्यूटेरोस्टोम्स का, यदि ब्लास्टोपोर से पहले बनता है मुख, यहां पर ब्लास्टोपोर क्या बनाए? मुख। जिन जंतुओं में ब्लास्टोपोर मुख बनाता है, प्रोटोस्टोम्स, प्रोटो मतलब पहले, स्टोम्स मतलब मुख, प्रोटो
प्रोटोस्टोम्स, पहले मुख। यदि पहले मुख बनेगा, ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर का ये जो छिद्र है ये मुख में परिवर्तित हो जाएगा, भविष्य में जो पूरा जीव बनेगा, तो ऐसे जंतुओं को क्या बोला जाता है? ऐसे जंतुओं को प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है। अब निश्चित रूप से यदि पहले मुख बन रहा है तो बाद में जो चीज, वो जो संरचना विपरीत दिशा में दूसरी तरफ जो संरचना बनेगी, वह संरचना क्या होगी? वह संरचना होगी एनस की या गुदा की संरचना होगी। तो प्रोटोस्टोम्स अब क्या होगा, ये हमको बात समझ में आ रही है। ये चित्र मैंने आपको समझाया, युग्मनज है, युग्मनज से मोरूला बना 8 कोशिका, फिर 16 कोशिका वाला भी मोरूला, फिर बनेगा ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला में ये अंतर्निवेशन यहां पर होगा, अंदर की तरफ गतियां होंगी कोशिकाओं की और गुहा बनेगी। यहां जो छिद्र होगा इसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। अब ये जो वर्गीकरण है, ये ब्लास्टोपोर, ये जो वर्गीकरण है ये इसी आधार पे है कि प्रोटोस्टोम्स जो होते हैं ऐसे जंतु होते हैं, प्रोटोस्टोम्स ऐसे जंतु हैं, ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर मुख का निर्माण करता है, मुख का निर्माण करता है। तो प्रोटोस्टोम्स कैसे जंतु हैं? प्रोटोस्टोम्स ऐसे जंतु हैं जिनमें ब्लास्टोपोर मुख का निर्माण करता है, अर्थात गुदा बाद में बनती है। एनएस क्या बनेगी? बाद में बनेगी। तो पहले क्या बनेगा? मुख बनेगा। अब देखो यहां पर ये आएगा कि आखिर में अब कौन कौन से जंतु हैं जिन्हें हम प्रोटोस्टोम्स में रखते हैं, जो प्रोटोस्टोम्स में आते हैं। तो प्रोटोस्टोम्स में जो जंतु आते हैं उनको नाम इनको याद रखना है। देखो जहां कहीं भी मुख पहले बन रहा है, देखो हमने एक और पढ़ा था, अंधकोश प्रकार का बॉडी प्लान पढ़ा था। अंधकोश में हमने कहा था सिर्फ मुख होता है, उनकी आहार नाल पूर्ण नहीं होती, गुदा तो बनती ही नहीं है। तो निश्चित रूप से वहां पर सिर्फ मुख बन रहा है, तो जहां पर केवल मुख बन रहा है तो वो प्रोटोस्टोम्स ही कहलाएंगे। यदि मुख्य रूप से उदाहरण देखें तो यदि मैं बोलूं जैसे प्लेटी हेलमिन्थीज है, प्लेटी हेलमिन्थीज, इसके बाद फिर एसके हेलमिन्थीज, एसके हेलमिन्थीज में पूरा आहार नाल रहेगा, एसके हेलमिन्थीज, इसके बाद फिर रहेगा एनेलिडा, फिर है आर्थ्रोपोडा, और फिर रहेगा मोलस्का। तो ये जो मुख्य रूप से ये हम जो कह रहे हैं, ये सारे के सारे जो हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? प्रोटोस्टोम्स। जैसे प्लेटी हेलमिन्थीज है, इसमें क्या नहीं होती? इसमें गुदा नहीं बनती, केवल क्या बन रहा? मुख। ऐसे अन्य भी यदि मुख है, मुख पहले यदि बन रहा है तो प्रोटोस्टोम्स वह कहलाएंगे। क्योंकि जिन जंतुओं में पहले मुख नहीं बनेगा, पहले यदि गुदा बनेगी, मुख बाद में बनेगा, तो ऐसे जंतुओं को कहा जाता है ड्यूटेरोस्टोम्स। उसके अलावा ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर से मुख बनता है, तो वह जंतु क्या कहलाएंगे? वह जंतु कहलाएंगे प्रोटोस्टोम्स। और हमको इनके उदाहरण, इनके नाम अच्छे से याद रखने। प्रोटोस्टोम्स जिसमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। अब बात आएगी फिर ड्यूटेरोस्टोम्स क्या। देखो यहां पर एक खास बात और है, इनमें एक शब्द और आएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली बुक्स में क्या होता है, सिर्फ एक लाइन लिख दी जाती है कि प्रोटोस्टोम्स जो होते हैं उनमें सर्पिल विदलन मिलता है और अनिश्चित प्रकार का वह होता है। देखो सर्पिल विदलन। अब हमारा एक प्रश्न और भी यहां पर, हमने कहा प्रोटोस्टोम्स, तो प्रोटोस्टोम्स की एक खास बात और है जो कि हमारी बुक्स में भी यह पॉइंट दिया होता है लेकिन वहां डिटेल नहीं होती। वह ये होता है कि जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनमें, जो प्रोटोस्टोम्स है, प्रोटोस्टोम्स, इनमें सर्पिल विदलन मिलता है, सर्पिल विदलन एवं निश्चयात्मक। तो अब ये देखो, ये दोनों टर्म्स हमको याद रखनी पड़ेंगी, दोनों टर्मिनोलॉजी हमको याद रखनी पड़ेगी। सर्पिल स्पाइरल बोलते हैं, स्पाइरल क्लीवेज, और ये होता है डेफिनेटिव। देखो ये सर्पिल विदलन और डेफिनेटिव विदलन, ये शब्द याद रखने पड़ेंगे कि जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं वह प्रोटोस्टोम्स में ये विदलन मिलता है। सीधे सीधे प्रश्न आएगा, हमको आंसर क्लिक करना होगा। क्या होता है देखो सर्पिल विदलन। जैसे मान लिया हमने देखा था कि युग्मनज बना था, और युग्मनज से फिर कैसी अवस्था बनी? 2 कोशिका की, और 2 कोशिका से कैसी अवस्था बन गई? 4 कोशिका की। यहां पर देखो 4 कोशिका की अवस्था हमको दिख रही है, ये 4 कोशिकाओं का ये भ्रूण है। अब 4 कोशिकाओं के बाद फिर कितनी कोशिका बननी चाहिए? 8 कोशिकाएं। तो 4 से बनी 8 कोशिकाएं। तो जब 8 कोशिकाएं बनती हैं, मान लिया जैसे मैं आपको समझाऊं,
ये मान लो 4 कोशिकाएं बन गई। इन 4 कोशिकाओं के बाद जब अगली 4 कोशिकाएं बनेंगी तो वो कैसे व्यवस्थित होंगी, अगली 4 कोशिकाएं क्या होंगी, एक कोशिका ये तो एक ये, दोनों के बीच में एक कोशिका ऐसे व्यवस्थित रहेगी, फिर उसके ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित, फिर यहां पर और यहां पर। तो नीचे की 4 कोशिकाएं, जैसे नीचे की 1 2 3 4, नीचे की 4 कोशिकाएं हैं, लेकिन ऊपर की 4 कोशिकाएं इनके आपस में जो जोड़ है ना जहां पर, वहां पर व्यवस्थित हो रही है। होता यह है, ऐसा नहीं मिलता कि नीचे की 4 कोशिकाओं के ठीक ऊपर दूसरी 4 कोशिकाओं, यदि ऐसा हो गया एक कोशिका नीचे की, ऊपर की कोशिका, फिर उसके ऊपर एक कोशिका, यदि ऐसा होता फिर तो यहां पर हम सर्पिल विदलन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं अरीय विदलन। ये हम आगे पढ़ेंगे, अरीय विदलन। लेकिन ऐसा होता नहीं है यहां पर ऐसा होता नहीं है, अरीय विदलन नहीं होता। यहां तो क्या होता है कि जो नीचे वाला जो समूह है, नीचे की 4 कोशिकाएं जो हैं, उसके ऊपर की 4 कोशिकाएं कैसे बनती है, उसके ऊपर की 4 कोशिकाएं एक यहां पे व्यवस्थित हो गई, दूसरी यहां, तीसरी यहां और चौथी यहां। तो ठीक उनके ऊपर व्यवस्थित ना होकर उनकी स्थिति घूम जाती है। तो इस प्रकार का जो विदलन होता है इसको हम बोलते हैं सर्पिल विदलन, स्पाइरल विदलन। और ये जो स्पाइरल विदलन होता है यह किसकी खासियत होती है, यह खासियत होती है प्रोटोस्टोम्स की। तो स्पाइरल विदलन किसकी खास बात है, प्रोटोस्टोम्स की। और मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नीचे की जो 4 कोशिकाएं होंगी उसके ऊपर जो नई 4 कोशिकाएं बनेंगी, वह 4 कोशिकाएं इनके ठीक ऊपर व्यवस्थित ना होकर इनके बीच में व्यवस्थित होंगी। यहां पर 1, फिर 2, 3 और 4। तो ये वाली व्यवस्था जो होगी, यह व्यवस्था क्या कहलाएगी, स्पाइरल विदलन की, सर्पिल विदलन की व्यवस्था कहलाएगी। एक पॉइंट तो ये होगा कि सर्पिल विदलन इसको क्यों कहा, क्योंकि ये जो कोशिकाएं घूम जाती है, नीचे ये कोशिका थोड़ी सी घूम गई और इस प्रकार से सेट हो गई, ठीक ऊपर नहीं है, बीच बीच में व्यवस्थित है। दूसरा पॉइंट है निश्चयात्मक। निश्चयात्मक जो शब्द यहां पे यूज किया गया, क्यों कहा गया है, जैसे यदि मैं कहूं कि जो 8 कोशिकीय भ्रूण है, 8 कोशिकीय भ्रूण, प्रत्येक कोशिका भ्रूण विकास के लिए जरूरी है, भ्रूण विकास हेतु जरूरी। 8 कोशिका की अवस्था बनी, 8 कोशिकाएं, यदि किसी भी कोशिका को उसमें से निकाल लिया गया, भ्रूण में से निकाल लिया गया, तो जो बचा हुआ भ्रूण है वह अब आगे विकसित नहीं होगा, बचा हुआ भ्रूण आगे विकसित नहीं होगा। और वह जो कोशिका निकाली गई है वह कोशिका भी क्या हो जाएगी, वह कोशिका भी मृत हो जाएगी। तो 8 कोशिका की जो अवस्था है, प्रत्येक कोशिका का जो भविष्य है, जो फेट है, भविष्य उसका निश्चित है। और यदि उसको निकाल लिया जाएगा तो ना तो भ्रूण का विकास हो पाएगा, ना ही उस कोशिका का विकास हो पाएगा। तो इस प्रकार से 8 कोशिकीय भ्रूण होता है, प्रत्येक कोशिका भ्रूण विकास के लिए जरूरी होती है। और पृथक कर देने पर, कोशिका पृथक कर देने पर विकास नहीं होगा, कोशिका पृथक कर देने पर विकास रुक जाएगा। अब भ्रूण का विकास भी रुक जाएगा और कोशिका का विकास भी रुक जाएगा, दोनों का ही विकास रुक जाएगा। तो ये वाली जो बात हो गई, ये बात है निश्चयात्मक, कि 8 कोशिकीय भ्रूण में सारी की सारी कोशिकाएं आवश्यक है ताकि भ्रूण का पूरा विकास हो सके। और यदि किसी भी कोशिका को पृथक कर दिया जाएगा तो भ्रूण का आगे फिर विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए तो जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, प्रोटोस्टोम्स में सर्पिल विदलन मिलता है एवं निश्चयात्मक प्रकार का विदलन मिलता है। अब प्रोटोस्टोम्स के बाद जो अगला हमारा पॉइंट है, जो वर्गीकरण के आधार में प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। देखो, ड्यूटेरो शब्द का मतलब होता है बाद में या सेकंड, इसका मतलब क्या होता है, सेकंड, सेकंड। और स्टोम्स का मतलब क्या हो गया, माउथ। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्लास्टोपोर है, जो ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला के बाद क्या बना, ये ब्लास्टोपोर बना। अब ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर से पहले बनेगी एनस और मुख बनेगा बाद में दूसरी तरफ। जब ये नीचे की गुहा बन गई, आहार नाल पूरी बन गई, तो दूसरी तरफ क्या बनेगा, मुख। इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा ड्यूटेरोस्टोम्स। तो यहां पर देखते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स ब्लास्टोपोर से पहले क्या बनेगा, ब्लास्टोपोर से पहले एनस या गुदा बनेगी। एनस को हम क्या बोलते हैं, गुदा बनती है। एवं यदि एनस पहले बनेगी तो मुख कब बनेगा, मुख बाद में बनता है।
मुख बाद में बनता है। तो ब्लास्टोपोर से एनएस पहले बनेगी और मुख बनेगा बाद में। तो जब मुख बनेगा बाद में तो हो गए ड्यूटेरोस्टोम। उदाहरण क्या होंगे इनके, इसका उदाहरण क्या होगा, कौन से जंतु होते हैं ड्यूटेरोस्टोम? देखो हमने देखा था मोलस्का तक के जंतु तो थे, वो थे प्रोटोस्टोम। मोलस्का के आगे के जंतु जो है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये किस में आएंगे? ये आएंगे फिर ड्यूटेरोस्टोम में। ये तीनों रहेंगे ड्यूटेरोस्टोम में। इसके अलावा जो पहले वाले थे वो रहेंगे प्रोटोस्टोम में। ड्यूटेरोस्टोम में बाद में बनता है मुख, तो एनएस बनेगी पहले। अब यहाँ पर इसका भी वो विदलन वाला आएगा, विदलन का पॉइंट आएगा कि ड्यूटेरोस्टोम में विदलन कैसे होता है। देखो ड्यूटेरोस्टोम में विदलन यहाँ पर वही वैसा ही डायग्राम है। देखो पहले क्या है, वही 4 कोशिकीय। ये कौन सी अवस्था है? ये है 4 कोशिकीय भ्रूण, 4 कोशिकीय भ्रूण, 4 कोशिकाएं बनी हुई है। 4 के बाद जब दोबारा से विभाजन होगा और 8 कोशिका बनेंगी, ये क्या है? ये है 8 कोशिकीय भ्रूण। 4 कोशिकाओं के, ये नीचे की 4 कोशिकाओं के ठीक ऊपर, प्रत्येक कोशिका के ठीक ऊपर नई कोशिका का विकास होता है। यहां पर देखते हैं अपन, यदि नीचे की कोशिका मान लो ये है, तो इसके ठीक ऊपर ये दूसरी कोशिका का विकास हुआ। नीचे की कोशिका ये है, इसके ठीक ऊपर दूसरी कोशिका है, नीचे की कोशिका ठीक ऊपर दूसरी। तो जब तो 8 कोशिकीय भ्रूण निचले स्तर की जो 4 कोशिकाएं हैं, निचले स्तर की 4 कोशिकाओं के ठीक ऊपर, निचले स्तर की 4 कोशिकाओं के ठीक ऊपर अगली 4 कोशिकाएं व्यवस्थित हो जाती हैं। अगली 4 कोशिकाएं व्यवस्थित होती है। और फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अरीय विदलन। इसे क्या बोलेंगे? अरीय विदलन, रेडियल। पहले वाले को क्या बोला था? पहले में जो घूमने वाला था, इसमें कोशिकाएं घूमकर साइड में आ जाती हैं, जोड़ पे आ जाती हैं, तो घूमने वाले में हमने बोला था, उसको बोला था सर्पिल विदलन। जबकि ड्यूटेरोस्टोम में क्या मिलता है? अरीय विदलन मिलता है कि नीचे के स्तर की 4 कोशिकाओं के ठीक ऊपर का जो स्तर है, ठीक ऊपर मौजूद है 4 कोशिकाएं, एक कोशिका के ठीक ऊपर दूसरी कोशिका मौजूद है। तो यह हो गया अरीय विदलन। तो ड्यूटेरोस्टोम में क्या मिलेगा? अरीय विदलन मिलेगा। तो ड्यूटेरोस्टोम में क्या मिलता है? अरीय विदलन मिलता है। प्रोटोस्टोम में क्या मिलता है? सर्पिल विदलन मिलता है। एक पॉइंट और है कि ड्यूटेरोस्टोम में अरीय विदलन तो मिलता है, लेकिन ड्यूटेरोस्टोम में अरीय विदलन तो होता है, लेकिन इसको बोलते हैं अनिश्चयात्मक, अनिश्चयात्मक विदलन, इनडेफिनेट। देखो अनिश्चयात्मक क्यों बोलते हैं? इससे पहले हमने प्रोटोस्टोम में बोला था निश्चयात्मक विदलन, और बोला था कि यदि 8 कोशिका भ्रूण में से कोई भी कोशिका पृथक कर दी जाएगी तो ना तो भ्रूण का ही पूरा विकास आगे होने वाला है और ना ही वहां पर जो कोशिका पृथक किया उसका ही विकास होगा। यहां पर क्या होगा? जो 8 कोशिका की अवस्था है, यहां से मान लो कोई कोशिका अलग कर भी दी, 8 कोशिका की अवस्था में से कोई कोशिका अलग निकाल ली, तो भी क्या होगा? जिस कोशिका को अलग निकाला जाएगा वो अकेली कोशिका भी पूरा का पूरा नया भ्रूण बना सकती है। यहां तक कि जो पीछे भ्रूण बचेगा, यदि इसको चोट नहीं पहुंची है तो यह भी भ्रूण बना सकता है, वापस से पूरा विकसित हो सकता है। इसका मतलब प्रत्येक कोशिका का जो भविष्य है वो निश्चित नहीं है। यहां से कोशिका हटा भी ली तो भी पूर्ण भ्रूण का क्या हो सकता है? संभव है पूर्ण भ्रूण का विकास होना। तो क्या होता है इसमें कि 8 कोशिका अवस्था से 8 कोशिका की जो अवस्था है, कोई कोशिका पृथक कर लेने पर भी, कोई कोशिका पृथक करने पर पृथक कोशिका पूर्ण भ्रूण बना सकती है। पृथक कोशिका पूर्ण भ्रूण बना सकती है एवं शेष कोशिकाएं भी
पूर्ण भ्रूण बना सकती हैं। शेष कोशिकाएं भी पूरा का पूरा भ्रूण बना लेंगी और इस कोशिका को अलग किया जाएगा, वह भी पूरा भ्रूण बना देंगी। तो इसलिए हमको याद रखना है कि ड्यूटेरोस्टोम जो होते हैं इनमें अनिश्चयात्मक प्रकार का क्या मिलता है, विदलन मिलता है। कोशिकाओं का भविष्य निश्चित नहीं है, एक कोशिका अलग हटा भी ली तो भी पूर्ण भ्रूण वहां पर बन सकता है, और इस कोशिका को हटाया है अकेली कोशिका भी पूरा भ्रूण बना सकती है। इसको याद रखना है, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा इन टर्म को याद रखने में कि अनिश्चयात्मक विदलन और निश्चयात्मक विदलन। निश्चयात्मक विदलन में क्या था कि भ्रूण में से कोई कोशिका हटा ली तो भ्रूण भी मर जाएगा, उस कोशिका का भी आगे विकास नहीं होगा। वहां पे है निश्चयात्मक, निश्चय की सारी कोशिकाएं इकट्ठी रहनी चाहिए। यहाँ पे अनिश्चयात्मक है कि कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कोशिकाएं एक साथ इकट्ठी रहे। यदि हमने कोशिका को पृथक कर भी लिया तो भी भ्रूण का विकास भी संभव है, और जिस कोशिका को पृथक किया है वह भी पूर्ण भ्रूण का निर्माण कर सकती है। तो हमने अभी पढ़ा था कि प्रोटोस्टोम्स एवं ड्यूटेरोस्टोम क्या होते हैं। अब जो अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसी में वर्गीकरण के आधार में बहुत महत्वपूर्ण है, और वह हमारा टॉपिक रहेगा सेगमेंटेशन का। खंडी भवन का टॉपिक यह हमारा रहेगा, खंडी भवन। अब हमको खंडी भवन का टॉपिक हम आगे पढ़ते हैं अपना। देखो खंडी भवन का मतलब क्या होता है कि यदि जो सजीव है, जंतु जो है, उसका शरीर क्या विभिन्न खंडों में विभक्त है। यदि किसी सजीव का शरीर विभिन्न खंडों में विभक्त हो, खंडों की लगातार पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो खंडों का, तो और वह खंड बाहर से दिखाई दे या बाहर से दिखाई नहीं भी दे, तो इसे क्या कहते हैं हम, खंडी भवन। तो खंडी भवन शब्द होता क्या है, यदि जो सजीव का शरीर है, यदि जो जंतु है, यदि जंतु के शरीर में एक समान या फिर मिलते जुलते खंडों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, खंडी भवन इसे हम बोलते हैं। यदि जंतु के शरीर में खंडों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो। देखो जैसे यहाँ पर ये एक केचुए का शरीर हमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, केचुआ। ये कौन सा जंतु है, ये जो जंतु है ये है केचुआ। और इस केचुए के शरीर में हम देखते हैं इसका शरीर विभिन्न वलयों का बना होता है। इसके शरीर में बहुत सारी क्या बनी होती है, बहुत सारी इसकी वलय पूरे शरीर में बनी हुई है, बहुत से वलयाकार खंड है। यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं, यहाँ पर हमको वलयाकार खंडित शरीर है इसका, वलयाकार खंडित शरीर। तो शरीर में हमको बहुत से वलयाकार क्या मिल रहे हैं, बहुत से वलयाकार खंड हमको शरीर में मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो खंडी भवन में एक समान खंडों की क्या होती है, पुनरावृत्ति, या मिलते जुलते खंडों की होती है पुनरावृत्ति। अब क्या होता है कि जो खंडी भवन है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक खंडी भवन और एक दूसरा होता है अवास्तविक खंडी भवन। अच्छा यहाँ पर देखो, जो ये खंड होते हैं, जो खंड है, जो सजीव के खंड बन गए, खंडों को क्या कहते हैं, खंडों को मेटामियर या फिर सोमाइट कहा जाता है। खंडों को मेटामियर या सोमाइट कहते हैं। ये जो विभिन्न खंड बने हुए इन खंडों को क्या बोला जाएगा, मेटामियर या सोमाइट इनको बोला जाएगा। अब बात यह है कि कितने प्रकार का होता है खंडी भवन। हमने ये तो देखा कि खंडों का क्या होता है, रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, और पुनरावृत्ति होने के साथ क्या भी होता है कि उनके अंदर जो अंग होते हैं, अंगों की भी समानता क्या मिलने लगती है, पुनरावृत्ति, जैसे कि केचुए में अंगों की भी पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। अब यहाँ पर पॉइंट है कि जो खंड है, जो खंडी भवन है, जो खंडी भवन है कितने प्रकार का है। देखो खंडी भवन के दो प्रकार है। एक जो खंडी भवन है इसको बोला गया है वास्तविक खंडी भवन। वास्तविक खंडी भवन, हम जानेंगे कि वास्तविक खंडी भवन क्या है। वास्तविक खंडी भवन का इंग्लिश का शब्द भी याद रखना है हमको। वास्तविक खंडी भवन को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये हमारे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि वास्तविक खंडी भवन किसमें मिलता है, फिर अवास्तविक खंडी भवन किसमें मिलता है, याद रखना है। तो देखो वास्तविक खंडी भवन जिसे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, यह मिलता है एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में। ये तीन जो संघ है, इन तीनों संघों में मिलता है वास्तविक खंडी भवन मिलता है। सचमुच का ट्रू खंडी भवन इसमें मिलेगा, हम आगे पढ़ेंगे अभी इसको। दूसरा है अवास्तविक खंडी भवन। अवास्तविक खंडी भवन को कहते हैं सूडो मेटामेरिज्म। सूडो का मतलब होता है झूठा,
सूडो का मतलब झूठा, नकली, तो नकली खंडी भवन इसको बोला जाता है, अवास्तविक खंडी भवन। और वो जो होता है वह मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसमें क्या आते हैं, जिसमें आते हैं चपटे क्रमी, चपटे क्रमी आते हैं। टेप वर्म का नाम हमने सुना ही है, तो टेप वर्म इसमें आता है। तो इनमें क्या मिलता है, अवास्तविक खंडी भवन इनमें मिलता है। तो अब देखते हैं हम कि वास्तविक, फिर ये कि आखिर है क्या वास्तविक एवं अवास्तविक खंडी भवन। देखो वास्तविक जो खंडी भवन होता है, वास्तविक खंडी भवन में क्या होता है, एक बात तो है कि शरीर किसमें बटा होगा, शरीर खंडों में बटा होता है, शरीर खंडों में बटा है, एक बात तो। लेकिन दूसरी खास बात क्या है, दूसरी खास बात यह है कि जो विभिन्न खंड हैं शरीर के, इन सभी खंडों का निर्माण कब हो जाता है, भ्रूणावस्था में ही हो जाता है। और जन्म के बाद तो केवल आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। शरीर खंडों में बटा होता है, सभी खंड भ्रूणावस्था में ही बन जाते हैं, भ्रूणावस्था में निर्मित हो जाते हैं। और जन्म के बाद क्या होगा, एवं जन्म के बाद तो केवल क्या होगा, आकार में वृद्धि होगी। एवं जन्म के बाद केवल आकार में वृद्धि होती है। तो एक खास बात है वास्तविक खंडी भवन की कि सारे के सारे खंड जो है, एक तो पहली बात तो शरीर खंडों में बटा हुआ है, दूसरी बात ये जो खंड है इनका जन्म के बाद केवल आकार में वृद्धि होती है। अब देखो हमने कहा कि हमने ये बोला कि वास्तविक खंडी भवन जो है ये तीन हमारे संघ है, एनेलिडा जिसमें केचुआ आता है, नेरीज आता है, दूसरा आर्थ्रोपोडा जिसमें इंसेक्ट आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, केकड़ा आता है, और तीसरा वाला जो है वो कोडेटा है। कोडेटा में तो स्वयं मनुष्य भी आता है। अब आपको समझना है कि आखिर किस प्रकार से इन जीवों में खंडी भवन मिल रहा है। तो वास्तविक खंडी भवन में हमने कहा कि इसके सारे के सारे जो खंड होते हैं भ्रूणावस्था में ही बने होते हैं। इसमें एक खास बात हमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। जैसे मैं पहली बात बोलूं, हमने बोला कि खंडी भवन मिलता है एनेलिडा में, है ना। तो अब क्या होगा, एनेलिडा, एनेलिडा का उदाहरण हो गया, जैसे कि एक समझने के लिए याद रखना पड़ेंगे, जैसे कि केचुआ। एनेलिडा में क्या आता है, जैसे कि केचुआ आता है एनेलिडा में। अब यहाँ पे एनेलिडा के जो सदस्य होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें बाहरी एवं भीतरी रूप से शरीर खंडों में बटा होता है। शरीर के जो खंड होते हैं, बाहर से देखने पर भी शरीर में खंड दिखाई दे रहे हैं। हमने केचुए का भी चित्र देखा था, बाहर से देखने पर भी शरीर में खंड दिखाई देते हैं, प्लस अंदर की साइड से भी वैसे के वैसे खंडों में बटा हुआ पूरा का पूरा शरीर है। तो एनेलिडा के जो सदस्य होते हैं, जैसे कि केचुआ, ये एक उदाहरण है। इसमें यह नहीं है कि सभी एनेलिडा के सभी सदस्यों में क्या मिलेगा, वास्तविक खंडी भवन मिलता है, और शरीर बाहरी और भीतरी दोनों तरह से क्या होता है, वह खंडों में बटा हुआ शरीर रहेगा। दूसरी बात आती है फिर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, अब ये जो आर्थ्रोपोडा होता है इसमें क्या होता है, केवल बाहरी खंडी भवन मिलता है। आर्थ्रोपोडा में जो जंतु का शरीर केवल बाहरी रूप से सिर में, वक्ष में और उदर में बटा होता है। आर्थ्रोपोडा में जो शरीर होता है, शरीर केवल बाहरी रूप से सिर, वक्ष एवं उदर में बटा होता है। इसका मतलब यह है आंतरिक खंडी भवन नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है, आंतरिक खंड नहीं मिलते, आंतरिक खंड नहीं मिलते, याद रखना पड़ेगा, आंतरिक खंडी भवन नहीं मिलेगा। तो आर्थ्रोपोडा में याद रखना है, शरीर केवल बाहरी रूप से ही सिर में, वक्ष में और उदर में बटा होता है, आंतरिक रूप से खंड नहीं मिलते। एनेलिडा में आंतरिक खंड भी मिलते हैं। तीसरी बात है इसकी कोर्डेटा की। कोर्डेटा, देखो कोर्डेटा में क्या होता है, कोर्डेटा में जो शरीर है वो बाहर से भी और कोर्डेटा का शरीर बाहर से कोई खंडों में नहीं बटा होता, केवल और केवल क्या होता है, आंतरिक खंडी भवन होता है। कोर्डेटा जो होते हैं, कोर्डेटा जो जंतु होते हैं जिसमें कि
मछलियां आती हैं जिसमें उभयचर आते हैं जैसे मेंढक, जिसमें सरीसृप आते हैं जैसे सांप, जिसमें आते हैं पक्षी, और जिसमें है मेमेलिया, ये है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा जो होते हैं, कॉर्डेटा में केवल क्या मिलता है, इसमें केवल आंतरिक खंडी भवन मिलेगा, केवल आंतरिक खंडी भवन। अब आप बताओगे कि हमारे शरीर में कहां मिल रहा है खंडी भवन। देखो हम कॉर्डेटा है, मेमेलिया है, हमारे शरीर में कहां है खंडी भवन। अब देखो बात समझने की है कि जो कॉर्डेटा के जो जंतु होते हैं, इनका जो खंडी भवन होता है, पहली बात तो केवल आंतरिक है, और वह खंडी भवन सुस्पष्ट भी नहीं है। किस तरह से दिखाई देता है, जैसे कि हमारी पसलियां, हमारी जो पसलियां होती है मनुष्य में जो होती है 12 जोड़ी पसलियां, हम कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं। कॉर्डेटा में कैसे दिखता है खंडी भवन, कॉर्डेटा की बात हो रही है। तो कॉर्डेटा में जो पसलियां होती है, रिब्स जो होती है, पसलियां, रिब्स होती है 12 जोड़ी। कॉर्डेटा में 12 जोड़ी पसलियां होती है। हमारा जो वक्ष होता है, थोरैक्स, हमारा जो थोरैसिक केज है, यहाँ पर 12 जोड़ी पसलियां, 12 एक तरफ होती है, 12 दूसरी तरफ होती है, एक के बाद एक व्यवस्थित होती है। तो उसको माना गया है कि वह खंडी भवन दिखा रहे हैं, आंतरिक खंडी भवन। इसी तरीके से हमारी होती है कशेरुक दंड, कशेरुक पसलियां तो क्या हो गई, रिब्स, ऐसे हमारी हो गई कशेरुक दंड। कशेरुक दंड होती है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। अब हमारी जो कशेरुक दंड होती है, इस हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है, कशेरुक दंड को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। अब इस रीढ़ की हड्डी में हमको क्या मिलती है, 31 वर्टिब्रा, 31 वर्टिब्रा यहां पर हमको मिलेंगी, 31 वर्टिब्रा। और 31 वर्टिब्रा जो होती है, 31 वर्टिब्रा मिलती है, खंडों में बटी हुई हमारी कशेरुक दंड होती है। तो यह भी आंतरिक खंडी भवन। और एक दो उदाहरण हमने देखे, एक सुपर इंपॉर्टेंट उदाहरण और है मांसपेशियों के सार्कोमियर, मांसपेशियों की कोशिका में सार्कोमियर। ये देखो, ये पॉइंट आपको बाद में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी ये याद रखना है कि यदि कोई एक मांसपेशी की कोशिका है, मांस हमारी मसल्स होती है, देखो हमारे हाथ में, हमारे पूरे शरीर में मसल्स है, मसल्स जो होती है उसकी जो अकेली एक कोशिका भी होती है, उसकी कोशिका में भी अनेक खंडों में वह बटी होती है। और वो जो खंड होते हैं, उस खंड को क्या बोला जाता है, खंड को बोला जाता है सार्कोमियर। तो मांसपेशी की कोशिका के जो सार्कोमियर है, वह भी खंडी भवन को बताते हैं कॉर्डेटा जंतुओं में। तो कॉर्डेटा जंतुओं में केवल आंतरिक खंडी भवन मिलेगा, और कॉर्डेटा जंतुओं में कहां कहां खंडी भवन मिल रहा है, उसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर देखे हैं। तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर यह बात की है कि जंतु खंडी भवन क्या होता है, जंतुओं का शरीर यदि खंडों में बटा हुआ है, खंडों की क्रमिक रूप से पुनरावृत्ति या रिपीटेशन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं खंडी भवन है। खंडी भवन होता है वास्तविक, अवास्तविक। वास्तविक खंडी भवन में भ्रूणावस्था में ही खंड बन जाते हैं, बाद में तो केवल खंडों का क्या होता है, उनका आकार में वृद्धि मात्र होती है। और वास्तविक खंडी भवन एनेलिडा में, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में, इन 3 संघों में मिलते हैं। और उदाहरण हमने देखे। इसके बाद जो हमारा उदाहरण, हमारा जो पॉइंट है, अवास्तविक खंडी भवन कहां मिलता है, फॉल्स या हम कहें सूडो मेटामेरिज्म, इसको बोलेंगे सूडो मेटामेरिज्म। सूडो मेटामेरिज्म, सूडो का मतलब होता है अवास्तविक या झूठा। देखो सूडो मेटामेरिज्म जो होता है, वह मिलता है प्लेटी हेलमिंथीज वाले संघ में, प्लेटी हेलमिंथीज। अब यहाँ पर क्यों बोलते हैं सूडो मेटामेरिज्म क्यों बोलते हैं, देखो प्लेटी हेलमिंथीज का, जैसे ये तो उसका सिर का हिस्सा दिखा रखा है, ये स्टार्टिंग का ये वाला हिस्सा यहाँ दिखा रखा है। अब इसमें क्या होता है, हमको दिखाई दे रहा है शरीर में हमको बहुत सारे यहाँ पे खंड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये प्लेटी हेलमिंथीज में होता क्या है कि इसके जो विभिन्न खंड है, शुरुआत में जंतु छोटा सा होता है, और इसकी जो गर्दन वाला हिस्सा होता है, इसकी जो नेक वाला हिस्सा है, गर्दन वाला जो हिस्सा है, यहां पर लगातार क्या होता रहता है, यहां पर होता है मुकुलन। गर्दन वाले भाग में क्या होता है, मुकुलन होता है। तो जन्म के बाद मुकुलन होता रहेगा, और मुकुलन से लगातार नए 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 खंड बनते रहेंगे। तो जैसे मान लो ये वाला खंड है, तो ये क्या होगा, सबसे पुराना खंड है, यहां पर सबसे पुराना खंड।
और नए खंड कहां पे बन रहे हैं, यहां पर क्या बन रहे हैं, यहां पर क्या बनेंगे, नए खंड निर्माण। तो जो फिर हमने क्या कहा, अवास्तविक क्यों बोला कि खंडों का निर्माण जन्म के बाद, खंडों का निर्माण जन्म के बाद, जन्म के बाद मुकुलन से होता है। मुकुलन, मुकुलन का मतलब होता है बडिंग, जो एक के बाद एक खंड बनते जाएंगे धीरे धीरे, मुकुलन से होता है। तो इस प्रकार का जो खंडी भवन है उसे हमने क्या बोला है, फॉल्स सेगमेंटेशन, फॉल्स मेटामेरिज्म, सूडो मेटामेरिज्म इसको हम बोलते हैं। उदाहरण याद रखना पड़ेगा कि झूठा खंडी भवन, जो अवास्तविक खंडी भवन किन में मिलता है, तो वो हमको मिलता है किसमें, वो हमको प्लेटीहेल्मिन्थेज के जंतु में हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो अपना वर्गीकरण के आधार का जो अपना अगला टॉपिक हमको स्टार्ट करना है वो है रक्त के परिसंचरण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। रक्त परिसंचरण के आधार पर जंतुओं को दो प्रकार में बांटा जाता है, खुला रक्त का परिसंचरण और बंद परिसंचरण। देखो, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण, अब यहां पर मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पर ये हमको एक जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये केचुआ हमको दिखाई दे रहा है, और केचुए में हमको यहाँ पर केचुए के शरीर की ये विभिन्न रक्त की जो उसके शरीर की वाहिनियां हैं वह दिखाई दे रही है। यहाँ पर केचुए के शरीर की रक्त की वाहिनियां, और यहाँ पर केचुए के शरीर में जो हृदय मिलते हैं वह दिखाई दे रहे हैं। तो होता क्या है, यदि किसी सजीव में जो रक्त का प्रवाह होता है उसके शरीर के अंदर रक्त की जो वाहिकाएं होती हैं, जिनमें धमनियां, शिराएं और केशिकाएं शामिल होती हैं, यदि उनके अंदर धमनियों, शिराओं और केशिकाओं के भीतर यदि रक्त का प्रवाह होता है तो उसे कहा जाता है बंद परिसंचरण। लेकिन यदि रक्त का प्रवाह धमनियों, शिराओं इनके भीतर यदि हो, कुछ समय के लिए हो, धमनियों, शिराओं में, रक्त वाहिकाओं में कुछ समय के लिए प्रवाह हो, और ज्यादातर जो शरीर का रक्त है वह खुले स्थान में भरा रहे, तो इस प्रकार का जो परिसंचरण होता है उसे हम कहते हैं खुला परिसंचरण। तो देखो, खुला परिसंचरण क्या होगा कि कुछ समय के लिए, जैसे मान लो ये हमको कुछ समय के लिए ये एक हृदय कुछ समय, और यहां पर कुछ वाहिकाएं दिख रही हैं, तो कुछ समय के लिए तो रक्त हृदय में बह रहा है, और हृदय रक्त को क्या कर रहा है, यहां पर पंप कर रहा है, और ये विभिन्न जो वाहिनियां हैं उनमें रक्त बह रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है खुला स्थान, खुला रक्त कोटर है, ये एक खुला रक्त का क्या है, कोटर, इसमें भरा रहता है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, ये कीट का रक्त को हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। यहाँ पे कीट जो दिखाई दे रहा है, तो देखो कुछ समय के लिए तो रक्त क्या है, वाहिकाओं में बह रहा है, लेकिन शेष समय बाकी वो खुले स्थानों में रक्त बहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, खुला रक्त परिसंचरण। तो खुला रक्त परिसंचरण की परिभाषा क्या होगी, शरीर में रक्त का प्रवाह खुले रक्त कोटरों, इसको क्या बोलते हैं, साइनस में होता है, और कुछ ही समय के लिए रक्त किसमें बहेगा, हृदय एवं वाहिकाओं में बहता है, और कुछ समय के लिए ही रक्त हृदय एवं वाहिकाओं में बहता है। तो यहां पर ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि खुला परिसंचरण क्या होता है। अब देखो किस किस में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आर्थ्रोपोडा जिसमें जो कीट आते हैं इसमें आएंगे केकड़े, मोलस्का कोमल शरीर वाले जंतु, इकाइनोडर्मेटा कांटेदार जंतु, हेमिकोडेटा। तो ये चार प्रमुख संघ दिख रहे हैं जिनमें हमको क्या मिलता है, खुला रक्त परिसंचरण में हमको मिलता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनके रक्त के जो है कुछ समय तक वाहिकाओं में, बाकी खुले शरीर में बहेगा इनका रक्त। अब एक खास बात होती है कि खुले रक्त परिसंचरण में जो कोशिकाएं होती हैं वो सीधे रक्त के संपर्क में रहती हैं, क्योंकि खुला शरीर के अंदर फैला हुआ है पूरा रक्त, तो कोशिकाएं रक्त के साथ क्या बनाती है, सीधा संपर्क। कोशिकाएं रक्त के साथ सीधा संपर्क बनाती हैं।
कोशिकाएं रक्त के साथ क्या बनाएंगी, सीधा संपर्क बनाएंगी। तो क्या रहेगा, खुला रक्त परिसंचरण। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा खुला रक्त परिसंचरण के उदाहरण रहेंगे। इसके बाद देखते हैं बंद रक्त परिसंचरण, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। देखो बंद रक्त परिसंचरण में क्या होता है, पहली बात तो देखो सीमित संघ है, एनेलिडा, कॉर्डेटा, केवल ये 2 संघ ऐसे हैं जिनमें क्या मिल रहा है, बंद रक्त परिसंचरण मिल रहा है। बंद रक्त परिसंचरण में क्या होगा, जो रक्त है, रक्त का प्रवाह वाहिनियों के भीतर होता है, वाहिनियों के भीतर होता है। वाहिनियां कौन सी होती हैं, देखो वाहिनियां क्या हो सकती है, एक हो सकती है धमनी, एक दूसरे प्रकार की वाहिनी हो सकती है शिरा, और तीसरे प्रकार की हो सकती है केशिकाएं। धमनी, शिरा और केशिकाएं। तो रक्त का प्रवाह वाहिनियों के भीतर होता है, धमनी हो सकती है, शिरा हो सकती है, और क्या हो सकती है, केशिका हो सकती है। और जैसे यहां पे दिखा रखा है, ये हृदय है, तो हृदय ने ब्लड पंप जब करेगा, फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, ब्लड पूरा जो रक्त है वो केवल वाहिनियों में बहेगा, रक्त वाहिनियों से बाहर कभी नहीं निकलता, और कोशिकाएं भी रक्त के साथ सीधा संबंध नहीं बनाती। भाई रक्त जो है वाहिनियों के अंदर रहेगा, कोशिकाओं तक यदि पोषण पहुंचना है, गैस पहुंचनी है, तो रक्त इन केशिकाओं से बाहर, जो एक ब्लड की कैपिलरीज है, केशिकाएं हैं और धमनियां हैं, धमनिकाएं, इनसे इनसे उत्तक द्रव बाहर निकलता है और कोशिकाओं तक वह उत्तक द्रव के माध्यम से संपर्क होता है। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लिया ये कुछ यहां से कोई रक्त की ये कोई धमनिका गुजर रही है, मान लिया यहां पर एक कोशिकाएं हैं, तो इन कोशिकाओं तक जो संपर्क बनेगा, इन कोशिकाओं तक यहां से रक्त प्रवाहित होगा, इधर से उत्तक द्रव बाहर निकलेगा, रक्त की इन वाहिकाओं से उत्तक द्रव क्या निकलेगा, बाहर, और उत्तक द्रव के माध्यम से ही पोषण पदार्थ प्लस गैसें पहुंचेंगी। तो रक्त केवल और केवल किसमें बहेगा, वाहिकाओं के भीतर रक्त बहेगा, रक्त कभी भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन यहां से बाहर क्या निकलता है, यहां से बाहर जो पदार्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं, फिर उसको बोलते हैं उत्तक द्रव। तो रक्त का प्रवाह वाहिनियों के भीतर होता है, जैसे धमनी, शिरा, केशिकाएं, प्लस कोशिकाएं रक्त के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं बनाती, कोशिकाएं रक्त के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं बनाती, कोशिकाएं सीधे सीधे रक्त के साथ संबंध नहीं बनाएंगी। याद रखना पड़ेगा, एनेलिडा के जो सदस्य होते हैं, जैसे हमने अभी देखा था केचुआ, मेरीज, एनेलिडा के सदस्यों में कुछ अपवादों को छोड़ दें, ऐसे ही कोर्डेटा के जो सदस्य होते हैं, इन सब में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण मिलता है। कुछ अपवाद होते हैं, अन्यथा साधारणतः क्या ही मिलेगा, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण ही यहां पर मिलेगा। इसके अलावा जो निम्न वर्ग के जंतु होते हैं, जैसे हमने देखा, अभी हमने देखा कि ये तो है बंद परिसंचरण, और हमने देखा खुला परिसंचरण में देखा था आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, इनमें होता खुला परिसंचरण। इसके अलावा जो और निम्न वर्ग के जो सदस्य होते हैं, जैसे मैं बात करूं और निम्न वर्ग के जो सदस्य हैं, जो निम्न वर्ग के सदस्य हैं, जैसे मैं आपको बात बोलूं इस पॉइंट पे आने से पहले, यदि मैं बोलूं कि निम्न वर्ग के जो सदस्य हैं, जैसे पोरीफेरा, और इसके अलावा क्या हो गया, सीलेंट्रेटा, और इसके अलावा हो गया टीनोफोरा, टीनोफोरा के अलावा फिर हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, और फिर एक है एस्केहेल्मिन्थीज। तो ये वाले जो संघ है, इन संघों में क्या होता है, रक्त नहीं मिलता। इन संघों में क्या होता है, रक्त नहीं मिलता। देखो पोरीफेरा जो होता है, पोरीफेरा में रक्त का काम कौन करता है, जल। सिलेंट्रेटा में भी रक्त जैसा काम कौन करने वाला है, जल। सिलेंट्रेटा में भी रक्त जैसा काम कौन करेगा, जल रक्त जैसा काम सिलेंट्रेटा में भी करेगा। और इसके अलावा जो है टीनोफोरा में भी रक्त जैसा काम कौन करने वाला है, जल। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में रक्त के जैसा काम करने वाला जो तरल होता है, जिसे रक्त नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है
काइमल द्रव, रक्त के जैसा काम करने वाला जो तरल है उसके क्या कहेंगे, उसे पैरेनकाइमल द्रव कहेंगे। इसी प्रकार से एसके हेलमेंथीज में रक्त नहीं होता, उसकी जगह पर बोला जाता है सिलोमिक द्रव, द्रव्य या द्रव इसको अपन बोलेंगे। तो सिलोमिक द्रव और पैरेनकाइमल द्रव मिलेगा किसमें, प्लेटीहेलमिन्थीज में। प्लेटीहेलमिन्थीज में कौन आते हैं, चपटे क्रमी, और एसके हेलमिन्थीज में कौन आते हैं, गोल क्रमी। ये हमने शुरुआत में पढ़ा है इसको। तो इनके अंदर रक्त नहीं मिलेगा, इनके अंदर क्या मिलेगा, ये याद रख, आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि प्लेटीहेलमिन्थीज में किससे होता है परिसंचरण जैसा काम, तो वो होता है पैरेनकाइमल द्रव से। एसके हेलमिन्थीज में किससे होगा, सिलोमिक द्रव से, रक्त नहीं होगा। पोरीफेरा में शरीर के भीतर जो है पोषक पदार्थों को फैलाने का और गैसों के आदान प्रदान से संबंधित जो काम है कौन करेगा, जल। ऐसा ही सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में भी रहेगा। तो यहां पर ये काम जल करेगा, अन्य स्थान पर ये जो काम है ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, ये काम किया जाएगा पैरेनकाइमल द्रव, सिलोमिक द्रव। और इसके आगे के जो सदस्य हैं एनेलिडा से आगे के, वहां पर क्या मिलने लगेगा, वहां पर रक्त मिलने लगेगा। यहां पर एक छोटा सा टर्म है एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन। बाह्य, एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म का मतलब है शरीर के बाहर से, शरीर के बाहर से। तो देखो शरीर के बाहर से क्यों, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। जैसे यहाँ पे पोरीफेरा का स्पंज दिखा रखा है, इसके शरीर के भीतर क्या प्रवेश करेगा, जल, और यहां से निकलेगा बाहर, छिद्रों से प्रवेश करेगा बाहर निकलेगा। ऐसे ये हाइड्रा का शरीर है, हाइड्रा के शरीर के भीतर जल प्रवेश करेगा और यहां से बाहर भी निकलेगा। तो यहां पर क्या होता है, जल शरीर में प्रवेश करता है एवं परिसंचरण का कार्य होता है। तो जब ऐसा कोई सजीव हो जिसमें बाहर से जल प्रवेश करे और जल शरीर के अंदर जाए, तो इस प्रकार का जो परिसंचरण, रक्त तो यहां है नहीं, हमने अभी भी देखा इनमें रक्त तो है नहीं, तो इनमें कौन काम कर रहा है, इनमें काम कर रहा है जल। तो इसको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक परिसंचरण। शरीर के बाहर से जो द्रव आएगा वह शरीर के भीतर प्रवेश करेगा। याद रखना अपन को, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इन तीनों में रक्त नहीं मिलता, जल के द्वारा ही इनका जो परिसंचरण से संबंधित कार्य वह होते हैं। दूसरा है इंट्रा ऑर्गेनिज्म परिसंचरण, शरीर के स्वयं के द्रव, शरीर के स्वयं के द्रव परिसंचरण का कार्य करते हैं। मतलब बाहर से कोई चीज प्रवेश नहीं करेगी। जैसे प्लेटीहेलमिन्थीज, अभी हमने देखा था कि प्लेटीहेलमिन्थीज जो था, प्लेटीहेलमिन्थीज में कौन सा द्रव है, पैरेनकाइमल द्रव। प्लेटीहेलमिन्थीज के भीतर द्रव मिलता है जिसे कहते हैं पैरेनकाइमल द्रव, वह परिसंचरण का काम करेगा। इसी प्रकार से जो एसके हेलमिन्थीज होता है, इसमें क्या होता है, सिलोमिक द्रव। एसके हेलमिन्थीज में रक्त नहीं मिलेगा, सिलोमिक द्रव मिलेगा जो परिसंचरण का काम करेगा। और इसके अलावा एनेलिडा से और बाकी के सारे संघ हैं, इनके अंदर क्या मिलेगा, फिर रक्त का परिसंचरण मिलेगा। और वह जो रक्त का परिसंचरण है, हमने उसे देखा कि वह दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण एवं बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण कॉर्डेटा में और एनेलिडा में मिलता है। खुला परिसंचरण आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और उसके बाद क्या हो गया, हेमिकॉर्डेटा, इनमें मिलता है खुला परिसंचरण। बंद कॉर्डेटा में और एनेलिडा में मिलेगा बंद परिसंचरण। यहां तक की बात हुई। इसके बाद परिसंचरण से संबंधित एक छोटा सा पॉइंट और है, और इस पॉइंट के बाद हम अपना आज का ये सेशन अभी इसको खत्म करेंगे और फिर अगला सेशन हमारा स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी। यहां पर एक छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ये क्या है, रंगहीन रक्त किसमें मिलता है, रंगहीन रक्त। देखो जो कीट होते हैं, कीटों में कोई वर्णक नहीं मिलता। जैसे हमारे शरीर की बात करें तो हमारा रक्त तो होता है लाल रंग का, क्योंकि हमारे रक्त में एक श्वसन का एक वर्णक मिलता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण से हमारा रक्त होता है लाल। लेकिन ये जो कीट होते हैं, कीटों में कोई वर्णक नहीं मिलता, इसलिए कीट क्या होते हैं, वो बिल्कुल रंगहीन उनका रक्त रहेगा। कीटों का क्या रहेगा, रंगहीन प्रकार का रक्त कीटों का रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है रंगहीन रक्त। दूसरा है नीले रंग का रक्त, ब्लू कलर का। देखो हल्का नीला रंग लिया होता है। हीमोसाइनिन एक वर्णक होता है और कॉपर से युक्त वर्णक होता है, कॉपर युक्त हीमोसाइनिन वर्णक। इसके कारण से रंग क्या रहता है, हल्का नीला रंग। देखो याद रखना है, एक होता है प्रॉन या झींगा जो आता है आर्थ्रोपोडा में,
प्रॉन या झींगा। झींगा मछली हमने शुरू में इसका एक चित्र भी दिखाया था आपको, जिस समय आर्थ्रोपोडा हम बता रहे थे, एक परिचय करा रहे थे मात्र कि आर्थ्रोपोडा जो है खंडयुक्त जो संधियुक्त पांगों वाले जंतु, उस समय पर जो एक चित्र दिखाया था हमने जो लोकस्ट था, टिड्डा था, और दूसरा चित्र था झींगा मछली का। तो झींगा मछली, इसको मछली बोला जाता है, हालांकि ये कोई मछली नहीं होती, ये तो आर्थ्रोपोडा में आता है, एक प्रकार का केकड़ा वाला एक वर्ग में आता है। ये कोई मछली नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है, लेकिन इसको झींगा मछली कह दिया जाता है। तो इसका रक्त का रंग क्या होता है? हल्का नीला। इसी प्रकार से पाइला जो होता है, पाइला जो शंख जो होता है, शंख वाला जो जंतु है, जिसकी जो एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है उसके भीतर में छुपकर रहता है, तो पाइला में भी हल्का नीला रंग का वर्णक वाला रक्त होता है, हीमोसाइनिन वर्णक वहां मिलता है। इसी तरीके से हरा रंग वाला रक्त एक वर्णक होता है क्लोरोक्रियोनिन। क्लोरोक्रियोनिन हरा रंग होता है, एफी से युक्त होता है, आयरन से युक्त होता है। और साबेला एक जंतु है जो एनेलिडा संघ में आता है, साबेला। तो साबेला का रंग क्या होता है? हल्का हरा रंग वाला इसका रक्त होता है। और लाल रंग वाला जो रक्त है ये हम जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण से होगा, एफी से युक्त होगा केचुआ में और कॉर्डेटा में। केचुआ में भी कैसा मिलता है रक्त? लाल रंग का रक्त मिलता है, क्योंकि केचुए का जो रक्त है उसमें कोशिकाएं तो यद्यपि नहीं मिलती हैं, लेकिन वहां पर उसका जो तरल है रक्त का, जिसको प्लाज्मा कहते हैं, वहां पर हीमोग्लोबिन मिलता है। केचुए में लाल रंग का रक्त मिलता है, किसके कारण से मिलेगा? हीमोग्लोबिन के कारण से। और कोर्डेटा में भी हीमोग्लोबिन के कारण से। तो ये जो हमने है कुछ उदाहरण देखे हैं कि कुछ श्वसन वर्णक, महत्वपूर्ण श्वसन वर्णक है, उनकी कुछ बात हमने की है। तो यहां तक का टॉपिक आपको अच्छे से याद कर लेना है, और फिर इसके बाद आपसे अगले टॉपिक में मुलाकात होगी, जिसमें हम जंतुओं के वर्गीकरण के आधार के बारे में ही आगे अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।